Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका स्टेट एसटी में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आपके सामने स्टेट नंबर 37 एसटी का स्टेट नंबर 37 का जो एसटी है वो लेकर आए हैं, स्पीड टेस्ट 37। और 37 में जो हमारे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे। और ये आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों वो आ चुका है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। अगर हम राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एचआरए कमेटी का निर्माण किया था। ये वही व्यक्ति हैं जो एचआरए कमेटी का निर्माण 1924 में कानपुर में हुआ। इसमें 17 सदस्य थे। इन सभी सदस्यों ने क्या किया था, अंग्रेजों के हथियारों को लूटने के लिए 9 अगस्त 1925 में काकोरी क्रिया के प्रति ये सजग रहे। काकोरी क्रिया के प्रति इन्होंने भाग लिया। अगर आज हम समझें, शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल नाम का रेलवे स्टेशन है, तो पहले प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे इसका जो सही आंसर है वो राम प्रसाद बिस्मिल ही होगा। तो आइए देख लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, थोड़ी सी जानकारी भी हमको मिल जाएगी जिससे बातें और अच्छे से और चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर हम बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की, राम प्रसाद बिस्मिल की अगर हम बात करते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल जी शाहजहांपुर, कहाँ से बच्चे थे ये, शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर जो है ये इनका करेक्ट आंसर है, शाहजहांपुर क्षेत्र से थे ये। एक बात ये सबको क्लियर है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, एचआरए कमेटी के ये सदस्य थे। एचआरए कमेटी के क्या थे ये एक सदस्य थे बेटा। और जो एचआरए कमेटी सदस्य, ये एचआरए कमेटी का निर्माण कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। इस कमेटी का ऑब्जेक्ट क्या था बच्चे, इस कमेटी का जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट था काकोरी एक्शन। काकोरी एक्शन में या काकोरी क्रिया में 17 सदस्यों ने क्या किया था, काकोरी में अंग्रेजों की 8 डाउन ट्रेन को इन्होंने लूटा था। 8 डाउन ट्रेन को क्या किया था, इन्होंने लूटा था, जिसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजों के द्वारा फांसी चढ़ा दी गई थी। कहाँ, गोरखपुर के पास इनको फांसी चढ़ा दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे कहाँ से थे बेटा, शाहजहांपुर से थे। तो शाहजहांपुर जितने बच्चे किए होंगे उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। शाहजहांपुर क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों शाहजहांपुर क्या था, एकदम सही आंसर था। ओके, अगला प्रश्न हमारे सामने है आपका, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई है, 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1954 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या आंसर है, 1954। जो भी बच्चे 1954 के साथ में गए थे, 1954 कह रहे थे, उन सभी का क्या है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में है। ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश है। इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारी छोटी वित्तीय लघु पूंजियों की बैंक, जैसे सहकारी बैंकें हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, छोटे अमाउंट्स के लोन देने के लिए क्या करते हैं, वो प्रभावशाली होते हैं, सक्रिय होते हैं, उनके प्रति कार्य करते हैं। तो ये ऐसे ही में इसकी स्थापना 1954 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने है आपका तीसरा प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में बेटा इसकी बात करें तो इसे कहते हैं ओडीओपी। ओडीओपी जी की जो कल्पना थी पूरे दुनिया में सबसे पहले जापान में आई थी बेटा। कहाँ पे आई थी, जापान में आई थी। जापान के बाद धीरे धीरे इस कल्पना को, इस हाइपोथेटिकल सोच को या इस तरह के विकास को हमारे देश में डेवलप किया गया। जब हमारे भारत देश में डेवलप किया गया तो बहुत हर एक जिले का, हर एक क्षेत्र का एक ऐसा उत्पाद था जो विश्व स्तर पे बड़ा फेमस हो, विश्व स्तर पे हम उसकी बहुत लंबे समय तक चर्चा कर सकें या वो पर्टिकुलर रीजन उस क्षेत्र में जाना जाए। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हम कहते हैं लखनऊ की रेवड़ी, जैसे हम कहते हैं लखनऊ का चिकन, लखनऊ में टुंडे कबाबी, इस तरह की चीज़ें फेमस हैं। उसी तरीके से हर जिले में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 जगहों पर 75 चीज़ें फेमस है। जैसे सुल्तानपुर का मूज फेमस है, वैसे मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहाँ पे जागरी या गुड़ फेमस है। तो क्या है यहाँ क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मुजफ्फरनगर में निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद फेमस है। जागरी है, जागरी माने गुड़ है। ताले, भाई ताला जहाँ पे आएगा, ताला का मतलब स्वाभाविक है, आप क्या समझेंगे बच्चे, ताला का मतलब आप समझ जाएंगे अलीगढ़।
मूंज की बात करें तो मूंज उत्पाद कहाँ है, सुल्तानपुर के लिए है, जौनपुर के लिए, अमेठी क्षेत्र के लिए है। बांसुरी की बात करें बेटा तो जहाँ लकड़ी का क्षेत्र है, लकड़ी क्षेत्र मतलब जहाँ मेरठ है वो फेमस है, तो इसके लिए क्या है, गुड़ है, तो गुड़ फेमस है, गुड़, गुड़ या जागरी, जागरी अगर कह दें तो इसके लिए फेमस है। ताले के लिए अगर हम बात करें तो बेटा ताले के लिए क्या है, अलीगढ़ फेमस है, ठीक है। मूज के लिए अगर कह दें तो मूज के लिए सुल्तानपुर जिला जो है फेमस है, सुल्तानपुर जिला। और फ्लूट के लिए कह दें तो लकड़ी का जहां सामान मिलता है अर्थात मेरठ, मेरठ इसके लिए क्या है, फेमस है प्यारे बच्चों। तो ये है इसका जो है सही आंसर। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, प्रयागराज में है, मिर्जापुर में है, कानपुर में है, अयोध्या में है, क्या है सही आंसर। इसका जो सही आंसर है बेटा वो अयोध्या में है। वो कहाँ पे, अयोध्या में है। कुछ बातें यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, कभी भी आपसे कहा जाए आनंद भवन कहाँ है, आनंद भवन, तो आपको इलाहाबाद लगाना है। कभी आपसे कहा जाए कि बर्तन का, बर्तन उत्पाद क्षेत्र कहाँ है, बर्तन उत्पाद क्षेत्र का बोलें तो ये, अगर कानपुर बोलें तो हम ये कह सकते हैं मैनचेस्टर सिटी ऑफ व्यापारिक केंद्र है, उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र, उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र अगर बोलें, या इसको हम चर्म उद्योग का केंद्र बोलें तो गलत नहीं होगा कानपुर। अयोध्या की अगर बात करें तो यहाँ महर्षि कनक भवन, जैसे कनक भवन अयोध्या में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम ये भी कहाँ है, अयोध्या में। तो अब देखिए जैसे जो मैंने आपको कुछ बातें बताई, इन कुछ बातों को आप अंकित कर लें, कुछ बातों को आप याद कर लें। हो सकता है भविष्य में यहाँ से कोई क्वेश्चन बने, यहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट हो, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो प्लीज़ आप उसे भी क्या करें, उसे भी क्या करें, आप याद करें। और अगर आप याद करते हैं तो ये बहुत ही उचित होगा और गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 में किस शहर में आयोजन हुआ या अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं 1905 ईस्वी की, तो 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस का, कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था बेटा बनारस में। वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था बनारस में। तो बनारस जो है इसके लिए सही आंसर होगा। जो भी बच्चे बनारस किए होंगे वो बिल्कुल सही किए होंगे। तो बनारस जो है बेटा वो सी क्या है, सही है, ठीक है। बनारस एकदम क्या है, सही आंसर है, ठीक है। बनारस क्या है, बिल्कुल सही है। आप कमेंट बॉक्स में अगर इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि 1905 बनारस अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। अच्छा एक और बात समझे, गोविंद जीबी पंत बोलते हैं शॉर्ट में बेटा, इनको हम लोग क्या कहते हैं जीबी पंत। जीबी पंत जो थे ये हमारे उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मुख्यमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के पद पे भी रह चुके हैं। और अगर हम ये कह दें इनको जो भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था वो कब दिया गया था, तो 1957 की बात कोई गलत नहीं होगी, मैं समझता हूँ 57 जो है बिल्कुल सही है। अच्छा अगर हम बात करते हैं अपने यहाँ सोनभद्र जिले की, सोनभद्र जिले की, तो सोनभद्र में एक बांध आपने सुना होगा बच्चे, रिहंद बांध। तो रिहंद बांध है वहाँ पे, जो किस नदी पर बनाया गया है, वो बनाया गया है रिहंद नदी पर बनाया गया बेटा। किस पे बनाया गया है, रिहंद नदी पर बनाया गया है। और हम आगे इसकी एक और बात समझें, क्या समझेंगे कि यहीं पर गोविंद वल्लभ भाई पंत, एक गोविंद वल्लभ भाई पंत, वल्लभ भाई पंत नाम की क्या है एक यहाँ पे बेटा झील नुमा आकृति भी है, जलाशय है, जलाशय है, वाटर बॉडी का पार्ट है, जो क्या है एक कृत्रिम तरीके से निर्मित की गई है। कभी ये पूछे तो ये भी आप उसको बता सकें, ठीक है, नॉर्मल है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सुचेता कृपलानी किस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं।
एक बात आप समझे ध्यान से, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और ये जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इनका जो समय काल था 1963 से लेके 1967 के समय के लगभग था, जब हम ये कह सकते हैं कि लगभग हमारे देश में प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था, या प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये उस समय का समय काल है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो 1963 से लेके 1967 होना चाहिए, और इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो सुचेता कृपलानी याद समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री माननीय श्री सुचेता कृपलानी जी थी। सुचेता कृपलानी जी थी फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ यूपी। अच्छा, अगर हम फर्स्ट शेड्यूल सीएम की बात करें, तो श्री मायावती जी का नाम आता है, ठीक है ये। और अगर हम यहीं पे बात कर लें सबसे यंग सीएम की, अगर हम बात करें सबसे यंग सीएम की बात करें, तो श्री अखिलेश यादव जी का नाम आता है। अखिलेश यादव जी सबसे युवा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो फर्स्ट वाला जो है बच्चों, फर्स्ट वाला बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है। मैं समझता हूँ इतनी बात आप सब समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड से लगती है? आइए देखें क्या है इसका सही आंसर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप सभी प्यारे बच्चे। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इस ऐसे ये मान लीजिए कि ये इस तरह से कुछ उत्तर प्रदेश है, सबसे ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश, इस साइड में आते हैं तो यहाँ हो जाता है हरियाणा, सेंटर में मिलता है हमको दिल्ली, यहाँ मिलता है राजस्थान, इस क्षेत्र पे मिलता है मध्य प्रदेश, यहाँ अगर क्षेत्र बात करें तो यहाँ मिल जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ क्षेत्र मिल जाएगा झारखंड, यहाँ मिल जाएगा बिहार, ऊपरी क्षेत्र पे मिल जाता है नेपाल का बॉर्डर, और यहाँ पे मिल जाता है उत्तराखंड। तो अब बात की गई है शामली। देखिए अब अगर हम बात करते हैं एक एक करके यहाँ पे, जैसे तो यहाँ पे ए का हिस्सा आपको मिलेगा, यहाँ माने यहाँ मिलेगा आपको शामली, तो शामली तो नहीं है, माने शामली तो नहीं है। बागपत यहाँ इस साइड में यहाँ पड़ता है बागपत, माने बी वाला जो ऑप्शन है, तो बागपत भी तो नहीं है, माने बागपत भी नहीं है। रामपुर का क्षेत्र यहाँ पे टच करता है रामपुर, तो रामपुर ये हो सकता है। श्रावस्ती इस साइड में टच करता है, इधर कहीं श्रावस्ती, ये तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो
सी है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो जो भी बच्चे हमारे सी के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। यस, सी इज अ करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों, सी जो आप बताए हैं सी बिल्कुल सही है। जो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया था सी बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल सही था प्यारे बच्चों। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया इन उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो क्लास इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है डी, बिल्कुल सही है। CDRI, अगर हम बात करते हैं CDRI, शॉर्ट में CDRI कहा जाता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इसका जो है वो कहाँ है? लखनऊ में है। तो ये है इसका सही। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था कब अधिनियम कब पारित हुआ? तो आइए ध्यान देते हैं ये अधिनियम कब पारित हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझें। अगर हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था ये अगर कहें तो 24 अप्रैल 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन। और उस समय 1992 में ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। अच्छा, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो ये जो है मैं समझता हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 92 ही जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों 92, जो भी बच्चे हमारे 92 के साथ में जा रहे हैं, जिन्होंने 92 आंसर दिया था, उन सभी का सही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में एक क्षेत्रीय निकाय का गठन करता है। क्षेत्रीय निकाय या लोकल गवर्नमेंट हम उन बॉडी को कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट वो होते हैं जो लोकल लेवल पे ये काम करते हैं, और जो लोकल लेवल पे काम करते हैं उनके स्तर पे या उनकी जगहों पर हम इन बातों को अंकित कर पाते हैं कि हमारा जो क्षेत्रीय सिस्टम है वो अच्छा होगा। अगर अर्बन एरिया में है तो वहाँ नगर पालिका या नगर निगम व्यवस्था होती है, और अगर यही व्यवस्था अगर हम समझ लेते हैं कि हमारा ग्रामीण परिवेश में है तो वहाँ पंचायती राज व्यवस्था होती है। तो इस तरह से दो क्षेत्रों में अलग अलग काम करते हैं। ग्रामीण में है तो पंचायती राज व्यवस्था है, और शहरी क्षेत्र में है तो नगर पालिका या नगर निगम की व्यवस्था होती है। तो इस तरह से ये कार्य करते हैं। इसे हम लोकल गवर्नमेंट के पार्ट में, लोकल बॉडी के पार्ट में रखना चाहते हैं या रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है प्यारे बच्चों, मैं इसको कई बार बता भी चुका हूँ। शॉर्ट में कहते हैं BHU। क्या कहते हैं? BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये है इस तरह से, ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें, अगर हम ऐसे बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1916 में, आपने नाम पढ़ा होगा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर था वो मदन मोहन मालवीय जो है वो बिल्कुल सही था। तो प्यारे बच्चों, मदन मोहन मालवीय जो डी आंसर है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे हमारे डी के साथ में जा रहे हैं, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार आप देख लीजिए, यस, डी क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। मैं समझता हूँ किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। मैं कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। किसी प्रकार की दिक्कत हो आप उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप कमेंट में उसको जरूर लिख के देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर, क्या बोली गई है बात यहाँ पे?
साक्षरता दर सबसे अधिक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। वैसे इसमें अगर देखें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो सबसे ज़्यादा हमको मिलता है गाजियाबाद में, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारे पास में प्रयागराज है, कानपुर है, गौतम बुद्ध नगर है और लखनऊ है। तो 4 ऑप्शन बताना है। गाजियाबाद होता तो हम उसको बता सकते थे, लेकिन गाजियाबाद करेक्ट नहीं है। तो ऐसे में जो सही आंसर वो हमारा मिलेगा, वो मिलेगा GBT। ठीक है, GBN मतलब गौतम बुद्ध नगर बोल दें, या आप इसको सामान्य भाषा में कहीं कहीं नोएडा कहा जाता है बच्चों। तो नोएडा अगर आप कहते हैं तो नोएडा भी सही है। नोएडा वैसे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर बात करें न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो गौतम बुद्ध नगर या GB नगर ऐसा बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर जो है वो C है। साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा थी। अच्छा, अगर कभी इसका अपोजिट पूछा जाए कि सबसे कम साक्षरता कहाँ थी, तो अगर इसकी हम बात करें तो सबसे कम साक्षरता का दर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको बहराइच या फिर श्रावस्ती में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिट्टी वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि मिट्टी वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रयागराज है, मथुरा है, कानपुर नगर है या महाराजगंज है। क्वेश्चन है द सॉइल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मोस्ट अफेक्टेड विंड इरोजन। तो हवा के प्रभाव से सबसे ज़्यादा जो है मृदा अपरदन हुआ है किस जिले में? तो इसका सही आंसर क्या है? मथुरा है। क्या आंसर इसका सही है? मथुरा है। अब देखिए मथुरा क्या है? मथुरा उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश का क्या है? एक पश्चिमी जिला है। अच्छा, जो पश्चिमी जिला है यहाँ पे अगर हम कहें गर्मी का क्षेत्र, ज़्यादातर यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी के कारण ही जो वायुमंडल है वो पूरा क्या रहता है? गर्म रहता है, और गर्म रहने से जो हवाएं चलती हैं वो भी गर्म होती हैं, और मिट्टी में पाई जाने वाली ऊपरी तत्व जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस को क्या करती हैं? वो उड़ा ले जाती हैं या बहा देती हैं, जिस कारण मिट्टी में पाई जाने वाली जो ऊपरी परत है जिससे उसका फर्टिलिटी बनता है, उपजाऊपन बनता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है या उसमें हरासमेंट होता है। तो हरासमेंट के कारण क्या होता है? वहाँ वायु से अपरदन होता है, माने विंड इरोजन या एयर इरोजन बोलते हैं। ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा सही हो जाएगा। कभी अगर आपको मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, तो आप गोरखपुर लगाएंगे, और कभी आ जाए सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो वहाँ पे उस समय मेरठ या मथुरा का आंसर आपका सही करेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये कहता है कि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस जिले में है? वैसे चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है ये बनारस के पास चंदौली जिला पड़ता है। तो ऑप्शन में देखिए चंदौली साफ दिख रहा है, आगरा, उन्नाव, गोंडा ये नहीं है, तो चंदौली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए ध्यान देते हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की, तो हमारे संपूर्ण भारत देश में लगभग, अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार बात करें, तो PIB रिपोर्ट कहता है कि लगभग इस समय 110-111 राष्ट्रीय उद्यान के लगभग हैं। अभी अगर पुरानी किताबों को कभी आप सर्च करेंगे, जैसे यूनिक पब्लिकेशन है, अरिहंत है या लूसेंट की किताब है, तो वहाँ पे आपको 106 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, जबकि PIB रिपोर्ट क्या कहता है? लगभग 111 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश की बात करें, चूँकि ये UP GK है हमारा, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम जानते हैं। एक तो हम जानते हैं दुधवा जो है ये हमारा लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लखीमपुर खीरी एक पड़ता है, लखीमपुर खीरी के पास में पड़ता है एक हिस्सा। और दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें, हमारा सेकंड हमारा पड़ता है चंद्रप्रभा। ये चंद्रप्रभा, और चंद्रप्रभा हमें कहाँ मिलता है? चंद्रप्रभा में मिलता है चंदौली जिले में। अच्छा, चंदौली जो है ये बनारस जिले से अपनी सीमा साझा करता है, बनारस से लगभग 43 किलोमीटर 43 किलोमीटर की दूरी के पास में ये स्थित है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो चंद्रप्रभा के लिए चंदौली हो जाएगा। जो भी प्यारे बच्चे हमारे चंद्रप्रभा चंदौली कह रहे थे, ये उन्होंने किया होगा आंसर, वो बिल्कुल सही किए हैं, बिल्कुल सटीक किए हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? Where was the ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस किसान जो ऑर्गेनाइज की गई है, आपको बताना है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी बात करते हैं, ऑल इंडिया
किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सम्मेलन बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ। तो क्या इसका सही आंसर है बच्चों? इसका जो सही आंसर है वो लखनऊ होगा। तो जो बच्चे हमारे लखनऊ के साथ आंसर दे रहे थे, लखनऊ कह रहे थे, उन सभी का जो है बिल्कुल सही है। तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ है? लखनऊ में है। एक बात और थोड़ा सा हम समझेंगे बेटा, अगर हम कहें किसान दिवस, अगर हम बात करें किसान दिवस, तो किसान दिवस की अगर बात करें तो बेटा किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस हम मनाते हैं हर साल 23 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को मनाते हैं। 23 दिसंबर हम इसलिए मनाते हैं, इसमें आपने लखनऊ में अगर आप हैं तो आपको सीसीएस एयरपोर्ट ज़रूर पता होगा बेटा। सीसीएस क्या नाम है? सीसीएस है, अगर हम बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह। किसके नाम से है ये? चौधरी चरण सिंह। ये किसानों के मसीहा कहे जाते थे, पश्चिमी यूपी मुजफ्फरनगर क्षेत्र से थे और लखनऊ में आयोजन हुआ है, तो इसे हम इनका दिवस हम लोग किसान दिवस के रूप में बनाते हैं। तो किसान का अगर सम्मेलन कहें तो किसान का सम्मेलन जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो जो भी प्यारे बच्चे हमारे लखनऊ के साथ जा रहे हैं, जिन्होंने लखनऊ आंसर दिया है, उन सभी का आंसर बच्चों सही है, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को ट्रेनों के माध्यम से शेष भारत को जोड़ने का निर्णय लिया है? वैसे अगर हम बात करें अभी हमारे भारत देश में चेन्नई में एक फैक्ट्री है जिसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई गई है, जो भारत सरकार की या ये कहते हैं रेल मंत्रालय की एक बहुत बड़ी पहल है, एक बहुत कामयाब, बहुत सफल परीक्षण है भारत सरकार द्वारा। और रेलवे ने जो अपनी आधुनिकता का विकास किया है, उसका विकास हमें वंदे भारत एक्सप्रेस में जरूर दिखाई देता है बच्चों। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को या फिर एक अंदर रेलवे के जोड़ने की व्यवस्था को माध्यम का जो अवशेष लिया गया है वो कहाँ से लिया गया बेटा? वो लिया गया है अयोध्या से। तो जो भी बच्चे हमारे अयोध्या के साथ जा रहे हैं, अयोध्या बिल्कुल सही है। प्रयागराज नहीं है, प्रयागराज में एनईआर का जोन है बेटा। प्रयागराज में क्या है? एनईआर का जोन है। मथुरा नहीं है, मिर्जापुर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो जो भी बच्चे हमारे डी के साथ में जा रहे थे वो उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। डी क्या है? बिल्कुल आपका नंबर 1 है, बिल्कुल का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन ऑफ द उत्तर प्रदेश हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू DCGI? क्या है? DCGI के, ठीक है, DCGI की बात करें तो DCGI के नए नियुक्त कौन किए गए हैं? अगर हम इसकी बात करें तो डायरेक्टर काउंसिल ऑफ द, ठीक है, इंडिया, ग्लोबल इंडिया में सबसे पहले जो है यहाँ पे किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पंकज गुप्ता को, राजीव रघुवंशी जी को DCGI का नियुक्त किया गया है, अरुण तिवारी जी को या उमेश मिश्रा जी को। तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो उत्तर प्रदेश में बलिया डिस्ट्रिक्ट है। क्या डिस्ट्रिक्ट है? उत्तर प्रदेश में बलिया डिस्ट्रिक्ट है। बलिया पूर्वांचल का एक पूर्वी जिला है और पूर्वी जिला के राजीव रघुवंशी जी को जो है इसके लिए DCGI का प्रमुख चुना गया है। तो आपके सामने सही है। तो जो भी बच्चे बी किए होंगे, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था बेटा? बी था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर्स मेमोरियल का 37वां वार्षिक सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द 37th एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, the 37th annual convention of the Indian Association Tour Operators has been held in which state of India? In which state of India Indian Association of a Tours Memorial का 37वां संस्करण कहाँ हुआ है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो सही आंसर है वो बेटा उत्तर प्रदेश है। आप उस आधार पर भी टिक मार सकते थे या जान सकते थे कि आप उत्तर प्रदेश की जीके पढ़ रहे हैं। आप तुक्का भी कर सकते थे कि यूपी जीके है, तो भाई यूपी से ही आएगा ना क्वेश्चन, नॉर्मल है, यूपी से ही क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है। तो जो भी बच्चे हमारे यूपी के साथ में गए, यूपी उन्होंने सही आंसर दिया, यूपी उन्होंने आंसर किया, उन प्यारे बच्चों का बिल्कुल सही था। सभी का आंसर जो है यूपी जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी के हमारे NCR के कितने ज़िले हैं? मैं फिर से एक बार आपको यूपी का मैप बना के यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ पूरा, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे।
इस तरह से अगर देखें तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर एनसीआर की बात करें तो ये कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये क्या हो जाता है बेटा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। देखिए एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों, हम उन क्षेत्रों को रखते हैं जिन क्षेत्रों की आबादी बहुत ज़्यादा हो, जिन क्षेत्रों में सघनता बहुत ज़्यादा हो। आबादी ज़्यादा होगी तो वहाँ क्राइम ज़्यादा होगा, क्राइम ज़्यादा होगा तो वहाँ त्वरित पुलिस की कार्रवाई के लिए एनसीआर या हम ऐसे रीजन को डेवलप करेंगे जहाँ पे हमें त्वरित या तुरंत एक्शन लेने की बात कही गई होगी, जहाँ तुरंत हम एक्शन ले पाएंगे, ऐसे रीजन को एनसीआर में रखते हैं। वैसे वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के 8 जिले जो हैं इसमें हमारे शामिल होते हैं। अच्छा, टोटल अगर जिलों की बात करें बेटा तो टोटल जो है हमारे इसमें 6 और हैं, टोटल 14 जिले हैं। तो 14 जिले में हरियाणा और दिल्ली और यूपी, इन तीनों का बॉर्डर जो है वो टच करता है। तीनों के जो है जिले यहाँ पे आएंगे। तो यूपी की अगर बात करें तो यूपी में केवल आपको कितने मिलेंगे बच्चे, 8 जिले ही मिलेंगे। तो जो बच्चे यूपी के 8 जिलों के साथ जाएंगे, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ ऊपर से अगर हम ये बात करें यहाँ से 1 पॉइंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक, जैसे अगर बात कर लें हम लोग मुजफ्फरनगर, फिर यहाँ अगर देख लें हम लोग शामली, यहाँ से देख लें अगर बागपत, यहाँ अगर देख लें हापुड़, इधर से देख लेते हैं गाजियाबाद, इधर देख लें गौतम बुद्ध नगर। तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से देख लेते हैं 1 और ये 2। तो टोटल अगर यहाँ पे अगर देख लें हम बुलंदशहर का हिस्सा, और इधर से अगर देख लेते हैं तो दिल्ली के टच करने वाली सीमाओं को, टोटल जो है 8 जिले यहाँ पे आते हैं। और जो 8 जिले हैं वो काउंट हो जाते हैं टोटल यहाँ पे, ठीक है। तो 8 जिले जो हैं ये क्या हैं, यहाँ के प्रमुख है बच्चे। यस, देखिए 8 जिले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे 8 जिले के साथ में जा रहे थे, 8 डिस्ट्रिक्ट जिन बच्चों ने बताया था, उन सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही था, बिल्कुल सटीक था प्यारे बच्चों, बहुत सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है। पश्चिमी जिला, आइए फिर से एक बार हम मैप के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों, मैप के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे, तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये हमारा आता है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के हम पूर्वी जिले की बात करें, पूर्वी जिला हो जाता है हमारा बलिया। अगर हम बात करते हैं अपने पश्चिमी जिले की, प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं अपने पश्चिमी जिले की, तो पश्चिमी में हमको मिल जाता है शामली का क्षेत्र। यहाँ इस जगह पर, अगर इस जगह पे हम बात करते हैं ये, तो इस जगह पे हमें मिल जाता है शामली का क्षेत्र, ऐसे तो इस तरह से पूरब और पश्चिम की बातें जो हैं वो आपको क्लियर दिख रही होंगी, पूरब और पश्चिम में। ऐसे ही अगर हम उत्तर या कभी दक्षिण की बात करते हैं, या उत्तर या दक्षिण रीजन में जाते हैं, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो उत्तर वाले रीजन की बात करते हैं इस साइड से, और इस साइड से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें उत्तर या दक्षिण का भी क्षेत्र जो है वो दिखने को मिलता है, ठीक है। जैसे पूरब पश्चिम में जो जिले हैं उसका क्या नाम है, बलिया है, और यहाँ पे क्या है बेटा, शामली है, ठीक है। अगर पूरब पश्चिम में देखेंगे तो सहारनपुर का एरिया, और इस साइड में अगर आ जाएंगे तो आपको जो है सबसे लास्ट में कुशीनगर का क्षेत्र से या देवरिया क्षेत्र की बॉर्डर को लाइन मिलेगी, मुजफ्फरनगर या सहारनपुर। अगला प्रश्न आपके सामने देख रहे हैं, तो शामली जो है करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने शामली के साथ में आंसर दिया, जो शामली बता रहे थे, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। अगला है क्वेश्चन, केरल में इडुक्की बांध किस नदी पर है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र की, इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप ये देखते हैं ऐसे करके, ये हो गया हमारा केरला है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमें केरल का राज्य, ऐसे ही। और केरल राज्य में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से, तो यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है
इडुक्की बांध ये, और इडुक्की बांध किस नदी पर है बच्चों? ये है पेरियार, और यहीं पर जो है इसकी हम राजधानी देखते हैं, तो इसकी राजधानी है त्रिवंतनमपुरम, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में त्रिवेंद्रम भी कह सकते हैं। त्रिवेंद्रम केरल की क्या है? कैपिटल है। पिनरई विजयन का नाम सुना होगा आपने कभी, तो वो यहाँ के क्या है, वजीर आला है या मुख्य मंत्री हैं यहाँ पे, तो केरला सबसे साउथ में है ये, ठीक है। आप ये देखते हैं दक्षिण क्षेत्र में है, बिल्कुल लास्ट में ऐसे इस तरह से। तो आंसर आपका जो पेरियार है वो बिल्कुल सही है। जो बच्चे पेरियार के साथ में गए हैं, कावेरी की बात करें बेटा, तो कावेरी यहाँ ब्रह्मगिरी के ताल से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी के ताल से। तो जो बच्चे ब्रह्मगिरी के ताल के साथ में गए होंगे उन सभी का जो है बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको करेक्ट बता पाएंगे। तो पेरियार जो है ये क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। पेरियार जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे हमारे पेरियार के साथ में गए हैं, जिन बच्चों ने पेरियार आंसर दिया है वो बिल्कुल जो है सही के साथ में है, ठीक है। पेरियार जो है प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक बड़ी पेटी सूर्य के चारों ओर घूमती है? वीनस, अर्थ मार्स एंड जुपिटर एंड सैटर्न। तो आइए समझें प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं, जैसे ये हो गया सूर्य, सूर्य के सबसे पास जो प्लैनेट है उसका नाम हो गया मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर हो गया मार्स, फिर हो गया बीच में आपको मिलता है एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या मिलता है? एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट है यहाँ पे। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद में हमारे पास और कौन से प्लैनेट हैं? और हमारे प्लैनेट हैं जैसे हम देखते हैं जुपिटर है, हमारा सैटर्न है, हमारा यूरेनस है और नेपच्यून है। अब अगर इस पूरे सिस्टम को हम किसी एक बॉक्स में क्लोज करते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये जो है तंत्र, ये हमारा कहलाता है सोलर सिस्टम। ये क्या कहलाता है? हमारा सोलर सिस्टम। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो 4 ग्रह स्टार्टिंग से हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अच्छा, 4 ग्रह जो हैं हमारे ये बड़े हैं, तो जो बड़े ग्रह होते हैं उन्हें हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं और ये जोवियन प्लैनेट। तो इस तरह से प्लैनेट के हिस्से जो हैं बनते हैं या कहे जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक साइड में हमारा जो है मार्स है और एक साइड में जो है हमारा वो क्या है, जुपिटर है। तो बच्चों मार्स और जुपिटर वाले जो आंसर होंगे, मार्स और जुपिटर के जो आंसर होंगे वो सही होंगे। तो आप देख रहे हैं मार्स और जुपिटर सी को जो है टच कर रहा है, सी को बता रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हमारे सी के साथ गए हैं, जिन बच्चों ने सी आंसर दिया होगा, सी किया होगा, उन सभी का सही है, उन सभी प्यारे बच्चों का सही है। क्योंकि वीनस और अर्थ तो हमारा एक साइड में ही आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं। अर्थ और मार्स भी हमारा एक साइड में आपको दिख रहा है, वो भी आप देख रहे हैं या समझ रहे हैं ऐसे। लेकिन मार्स और जुपिटर जो है ये दोनों अलग अलग लोकेशन पर हैं और बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट हैं। तो क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं उनके बीच में, आप देख रहे हैं। और जबकि ये दोनों भी हमारे एक साइड में हैं, जोवियन प्लैनेट के साइड में हैं, और ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ ये आप जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। इसका आंसर जो है वो सी है। तो सी क्या है? इसका करेक्ट है। प्यारे बच्चों, एक अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में धर्म चक्र किस रंग का होता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वैसे मैं आपको सटीक बता दूं, इसका जो उत्तर हो जाएगा बेटा वो ब्लू हो जाएगा। जो बच्चों ने ब्लू आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगर हम एक बार धर्म चक्र को समझते हैं, बना के देखें तो धर्म चक्र कैसे बनता है। अगर बेटा हम इस तरह से अगर समझ लें इसको ऐसे करके, अब इस तरह से आप देखते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, मान लीजिए ऐसे।
ऐसे ये अगर इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो इसमें हम देखते हैं कि बीच में एक चक्र बना होता है जिसमें 8 मोटी तीलियां होती हैं, और यही हमारा कहलाता है धर्म चक्र। यही कहलाता है धर्म चक्र, जो नीले रंग में होता है। तो बेटा ब्लू कलर में होता है, नीले रंग में होता है। ठीक है, एक और बात समझें, ये जो रंग होता है ये, इसे कहते हैं केसरिया। क्या कहते हैं? केसरिया रंग होता है ये, केसरिया रंग। केसरिया रंग की अगर हम बात करें तो ये त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। ये किसका होता है बेटा? ये त्याग एवं बलिदान का प्रतीक होता है, त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। अच्छा, बीच में अगर बात करें तो ये सफ़ेद रंग होता है। सफ़ेद रंग शांति और सहजता का प्रतीक होता है, सहजता का प्रतीक होता है। और सबसे अगर नीचे की हम बात करते हैं तो नीचे का जो रंग है वो हरा रंग है। हरा रंग क्या होता है बेटा? हरियाली एवं खुशहाली का प्रतीक होता है। हरियाली या खुशहाली का प्रतीक होता है, ये होता है हरा रंग। और बीच में जो नीला रंग है। अच्छा, एक बात और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1947 के पहले अगर कहें तो 1947 के पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कभी चक्र हुआ करता था। ठीक है, जो चक्र होता था वो पूरा चरखा वाला चक्र होता था। पहले चरखा होता था, चरखा हट के सिर्फ क्या रह गया? चक्र रह गया। और हर साल हम लोग 22 जुलाई 1947 से ही ले लें तो 47 के समय से ध्वज या झंडा दिवस मनाते हैं। झंडा दिवस, जैसे आप हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, बस आप उसी तरीके से याद रखेंगे। हर साल 22 जुलाई को तो राष्ट्रीय ध्वज का दिवस अगर याद रखेंगे तो 22 जुलाई। तो अगर आप 22 जुलाई याद रखेंगे तो भी आप अच्छा कर पाएंगे। मैं समझता हूँ ये चीज़ें आसान हैं, क्लियर हैं, आपको इतनी बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी, समझ में आ गई हैं, कोई डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल कोई डाउट आपको नहीं होगा। देखिए ब्लू जो है वो करेक्ट आंसर था। तो याद रखें यहाँ पे आपको हमेशा ब्लू का ही पॉइंट इंडिकेट करना है, ब्लू का पॉइंट आप सबको बताना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दें बेटा, अगर हम बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये पड़ता है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो जो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन किए हैं कर्नाटक बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में बेटा गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उत्तराखंड में अगर बात करें तो यहाँ पे बेटा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम प्राचीन भाषा में जिम कार्बेट भी कहते थे, ये भी सही है। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का है, रणथंभौर है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जो आपको दिख रही हैं, चीज़ें आपको समझ में आ भी रही होंगी प्यारे बच्चों। तो अब देखिए कर्नाटका जो था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। जो भी विद्यार्थी हमारे कर्नाटक के साथ गए हैं, कर्नाटक सही आंसर लगाए हैं, उन सभी का बिल्कुल सही है। बच्चा अब हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है कि वोट देने का जो अधिकार है, मतलब वोटिंग राइट जो है, आपको राइट टू वोट, वो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आइए ध्यान से हम लोग समझें। अगर हम बात करते हैं इलेक्शन की, अगर हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ इंडिया, तो भारत में जो निर्वाचन का विषय है इलेक्शन, निर्वाचन का जो बात है, निर्वाचन की बात भारतीय संविधान में भाग संख्या 15 में और आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 के बीच में प्रावधानित है। इसमें अगर हम समझें बेटा तो आर्टिकल नंबर 326 जो है वो वोट देने का अधिकार है, वोट का अधिकार बताता है। वोट देने का अधिकार आपका एक कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, जिसका वर्णन यहाँ संविधान में मेंशन है। अच्छा, एक और बात समझेंगे, 61वां संविधान संशोधन हमारे भारत देश में हुआ था, जब भारत देश में प्रधानमंत्री
स्वर्गीय और माननीय श्री राजीव गांधी जी थे उनके समय में। तो ये 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था बेटा, ये 1989 में हुआ था प्यारे बच्चों, 1989 में। तो 1989 में ही वोट देने का अधिकार 21 साल से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। मतलब जो बच्चे 18 साल के हैं वो अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं, वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप मत का प्रयोग कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। तो आर्टिकल नंबर अगर हम कहें तो 326, यस 326 जो है वो बिल्कुल सही है। तो जो भी बच्चे 326 के साथ में जा रहे थे उन सभी का सही है, 326 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बेटा आज का सेशन यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूं और चीज़ें आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगले सेशन में फिर तब तक आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बेटा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.